नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चिद्रुप जैन, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द एक्सलिस्ट। आज हम बात करने आए हैं रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस के बारे में। इमेजिन कीजिए, आपने किसी क्लाइंट को एग्रेसिव फंड सजेस्ट किया और 6-8 महीने बाद में जब क्लाइंट अपने पोर्टफोलियो को उठाता है और वो कहता है कि रिटर्न नहीं आए हैं, तो एक सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, क्या आपने उसका रिस्क प्रोफाइलिंग चेक किया था या सिर्फ एक जानकारी के बेसिस पर ही उसे एग्रेसिव फंड सजेस्ट कर दिया। जस्ट लाइक कई लोगों के साथ में होता है कि स्मॉल कैप फंड बेच दिए जाते हैं या फिर मिड कैप फंड दे दिए जाते हैं। क्लाइंट काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने आए और आज हमारी चर्चा में ये भी होगा कि रिस्क प्रोफाइलिंग में क्या क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक होने चाहिए और क्या क्या आपके चीज़ें शामिल होनी चाहिए, उसी बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। इस रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे करें, और इन केस अगर रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं हो पा रही है या फिर क्लाइंट सूटेबल फंड से भी ज़्यादा अगर कोई एग्रेसिव फंड की डिमांड करता है, तो आपके उस केस में क्लाइंट से आपको क्या लेना होता है, आज हम उस प्रोसेस के बारे में पूरा समझेंगे। लीजिए शुरू करते हैं। सोचिए कि आज आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर आपने एक बीमारी अपने डॉक्टर को बताई कि मुझे कुछ बीमारी हो गई है, और डॉक्टर ने बिना जांचे आपको कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर दी, और जो दवाइयाँ थी वो आपको सूटेबल थी या नहीं थी, आपके बॉडी के अनुसार थी या नहीं थी, उसने कुछ भी जांच नहीं करी और सीधी दवाइयाँ दे दी है। तो क्या आप ऐसे डॉक्टर को पास इलाज कराना पसंद करेंगे? और क्या ऐसे डॉक्टर सक्सेस भी हो पाएंगे लॉन्ग टर्म में? तो उसी तरह से आज हम एक फाइनेंशियल डॉक्टर की कहानी के बारे में भी समझते हैं कि आप भी एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह ही हैं। जब कस्टमर के पास जा रहे हैं और कस्टमर के पास जाकर अगर ये बात बोलते हैं कि आपको फला फला एग्रेसिव फंड ले लेना चाहिए, लेकिन उस एग्रेसिव फंड क्या वो सूटेबल होती है उसको, क्या उसके रिस्क टॉलरेंस में आती है, क्या उसको रिस्क की रिक्वायर्ड है? 3-4 चीजें जो हम अब ये चीजें समझेंगे वो आने वाले टाइम पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो इस बारे में भी समझेंगे। एक मेरी इच्छा कितनी है रिस्क लेने की और मेरी एबिलिटी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करती है। आज मेरी इच्छाएं बहुत है, मुझे एक रिस्की प्रोडक्ट भी लेना है क्योंकि मुझे रिटर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं, यानी मुझे बिटकॉइन भी लेना है, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है, मुझे डेरिवेटिव में भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसके पास में रिस्क लेने की कैपेसिटी भी है, क्या वो रिस्क ले पाएगा? ये चीज भी होना जरूरी है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए एमफी कोड या चाहे सेबी रेगुलेशन, उसके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और ये दोनों क्या कहते हैं इनके बारे में भी समझना चाहिए। उससे पहले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हैं। मेरी विलिंगनेस बहुत है लेकिन मेरी एबिलिटी नहीं है, यानी एबिलिटी यानी मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। तो यहां पर यह भी जांची जाती है। हो सकती है मेरी कैपेसिटी बहुत है लेकिन मेरी विलिंगनेस नहीं है, तो ये भी मेरी एक रिस्क लेने की क्षमता होती है। तो रिस्क प्रोफाइलिंग के टाइम आपको मेनली 3 चीजों पर ध्यान देनी है। सबसे पहले आपको रिस्क टॉलरेंस। तो रिस्क टॉलरेंस का मतलब है कि उसकी इच्छा कितनी है, उसकी विलिंगनेस कितनी है यहां पर कि रिस्क लेने की। विलिंगनेस यानी कस्टमर की इच्छा कितनी है रिस्क लेने की, यानी उसके रिस्क लेने के ऊपर क्या उसकी इश्यूज आ सकते हैं, क्या वो साइकोलॉजिकल कंफर्टनेस रहती है उसकी रिस्क टॉलरेंस के ऊपर, यहां पर ये चीज जाननी है। सेकंड चीज है रिस्क कैपेसिटी। तो रिस्क कैपेसिटी का मतलब है कि मैं अपनी रिस्क की कैपेसिटी रखता हूं क्या, एज ए कस्टमर क्या रिस्क लेने की कैपेसिटी है मुझ में। मेरी इच्छाएं बहुत है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि मेरी इच्छा बहुत है लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है। यानी मेरी अगर कैपेसिटी नहीं है, यानी मेरे पास में इनकम नहीं है उस रिस्क लेने की, तो मुझे लो रिस्क या मॉडरेट रिस्क जोन में रखना चाहिए। तो ये जनरली कैसे पता लगेगा, कस्टमर से आप क्वेश्चनेयर करेंगे, कस्टमर की जो साइकोलॉजिकल कंफर्ट है उसको जानेंगे, और कस्टमर के कुछ क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कहां पर आप उसकी रिस्क लेने की क्षमता और रिस्क लेने की कैपेसिटी को जांच पा रहे हैं। और तीसरी चीज है सबसे मेन चीज, रिस्क लेने की रिक्वायरमेंट कितनी है। यानी अगर मान लीजिए उसका गोल नजदीक है यहां से, यानी आज के 1 साल बाद ही उसे कुछ मनी की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है उसमें टॉलरेंस बहुत हो,
उसमें कैपेसिटी भी बहुत हो, लेकिन 1 साल बाद ही अगर उसे फंड चाहिए, तो क्या उस फंड के लिए, उस पर्टिकुलर गोल के लिए क्या उतना रिस्क लिया जाना चाहिए? तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत जरूरी है। 3 पिलर्स ही यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। एक अच्छी रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर्म में इन तीनों पिलर्स का आपको ध्यान रखना है। रिस्क टॉलरेंस, रिस्क कैपेसिटी और रिस्क रिक्वायर्ड। तो ये 3 चीजें जिस प्रोफाइल में होंगी, रिस्क प्रोफाइल क्वेश्चनर में होंगी, वो आपके लिए बेस्ट रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर्म होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि 100 सवाल 200 सवाल आप पूछें कि मैं एक पूरा पर्चा लेके जा रहा हूं, एग्जाम का पर्चा की तरह किसी कस्टमर से बात करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कस्टमर से एक राइट क्वेश्चन पूछने हैं जिसमें ये सारी चीजें आती हो। कौन सी सारी चीजें? जो आपकी रिस्क टॉलरेंस की भी इंपोर्टेंस रखे, रिस्क कैपेसिटी की भी इंपोर्टेंस रखे, और रिस्क रिक्वायर्ड यानी उसकी लेने की रिस्क लेने की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी इंपोर्टेंस रखें। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। जब हम एक रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर्म बनाते हैं तो यहां पर इन सब चीजों को ध्यान रखना है। और ये मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 10-12 क्वेश्चंस के अंदर ये कंप्लीट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मुझे 50 क्वेश्चन डिजाइन करने हैं या 100 क्वेश्चन डिजाइन करने हैं। ये सारी चीजों के लिए तो मुझे 10-12 क्वेश्चन चाहिए जहां पर मुझे कस्टमर की एज के बारे में पता चलेगा, मुझे उसकी एज से डिटरमाइन होगा कि उसका रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, एबिलिटी कितनी हो सकती है, और उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी जॉब स्टेबिलिटी कितनी है, और इमोशनल वॉलिटिलिटी को लेकर वो कितना इमोशनल होता है। तो ये सब चीजें मेरे को मुझे उसका असेसमेंट करने में आइडिया देता है कि ये सब चीजें जिस क्वेश्चनर में होंगे, ये जितने भी इस तरह की क्वेश्चंस हैं, ये जिस क्वेश्चनर में होंगे वो आपको बिल्कुल एक रिस्क असेसमेंट में बिल्कुल आइडिया मिलेगा। कुछ इस तरह के इमोशनल क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि अगर मार्केट 20-25% नीचे डाउन आ जाए, आपके जैसे ही इन्वेस्ट किया और आपके जैसे ही इन्वेस्ट करने के साथ ही अगर मार्केट में डाउन आ जाए, तो आप कौन सा एक्शन लेंगे? ऐसे 3 या 4 एक्शन लगा लीजिए कि मुझे सेल करना है, इमीडिएटली मैं घबरा जाऊंगा, मैं तो सेल कर दूंगा, मैं होल्ड करूंगा कि मैं जब तक मार्केट करेक्ट होगा, ठीक ठीक, या फिर मैं बाई मोर यानी और ज्यादा बाई करूंगा, या फिर मैं इंतजार करूंगा कि कब मार्केट ठीक होगा। ये सब चीजें मुझे रिस्क लेने की जो टॉलरेंस है, विलिंगनेस है, यहां पर ये दिखाता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन से ये चीज पता तो चलता है कि मेरा रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, मेरी रिस्क लेने की एबिलिटी कितनी है, और विलिंगनेस कितनी है। ये यहां से मैंने ये तो पता लगा लिया। अब ये सब कुछ एक क्वेश्चनर में हो, और क्वेश्चनर में लगभग 10-12 क्वेश्चंस हो। अब 10-12 क्वेश्चंस के साथ में आप उसका एक स्कोर कार्ड बना लीजिए। हर क्वेश्चन के साथ में एक स्कोरिंग नंबर दीजिए जिसमें लो से मॉडरेट हो और एग्रेसिव नंबर भी हो। यानी जैसे कंजर्वेटिव का आपने 1 नंबर दिया, मॉडरेट को 2 नंबर दिया और एग्रेसिव को 3 नंबर दिया। आप 3 ऑप्शन भी ले सकते हैं, किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस भी ले सकते हैं, यानी 1 2 3 4 इस तरह का। अगर आपको 4 तरह के सिनेरियोस रखने हैं, लो, मॉडरेट, एग्रेसिव, मॉडरेट और एग्रेसिव, या लो, मॉडरेट, एग्रेसिव और हाईली एग्रेसिव, इस तरह से 4 ऑप्शंस आप रख सकते हैं और चारों को नंबर दे सकते हैं। और ऐसे ही टोटल रिस्क प्रोफाइलिंग में जब आप ये नंबर दे देते हैं, टोटल 10-12 क्वेश्चंस में आप एक स्कोरिंग कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली किसी को स्कोरिंग में नंबर आ रहा है 30 से ऊपर नंबर आया और आपने 10 क्वेश्चन रखे, 30 से ऊपर नंबर आए, तो इसको मैंने एग्रेसिव माना है, 30 से नीचे माना है मॉडरेट, 10 से नीचे माना है कंजर्वेटिव। तो इस तरह से मैं इनको नंबरिंग भी दे सकता हूं। जो भी नंबरिंग एक सूटेबल नंबरिंग होगा, वो नंबरिंग सूटेबल आप बना लीजिए। तो इस नंबरिंग के अनुसार उसको कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। अब कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद साथ में जब ये नंबरिंग कर देते हैं, इस तरह का आप प्रोसीजरली हैंडल करते हैं क्लाइंट से, जब ये 10-12 क्वेश्चंस आप हैंडल करते हैं, आप ये फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, दोनों ही मेथड आप अपना सकते हैं। चाहे तो फिजिकल पेपर में हो सकता है जिससे क्लाइंट कस्टमर साइन लेकर आए, चाहे डिजिटली आप कोई गूगल फॉर्म या फिर आपके पास में कोई और ऑथेंटिकेटेड वे हो जहां से आप रिस्क प्रोफाइलिंग कलेक्ट कर सकें और जहां से एक्नॉलेजमेंट भी ले सकें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जहां से आप कलेक्ट कर सकें और एक्नॉलेजमेंट भी क्लाइंट से ले सकें, हाँ उसने रिस्क प्रोफाइलिंग एग्री कर लिया है, रीड कर लिया है। तो उसी रिस्क प्रोफाइलिंग के दौरान ये कुछ डिक्लेरेशन पॉइंट्स भी डाल दीजिए। इस डिक्लेरेशन पॉइंट में
हमने जो यहाँ पे दिया है कि उसने सारा रिस्क प्रोफाइलिंग पढ़ लिया है, उस रिस्क प्रोफाइलिंग में जितनी भी उसके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है वो कंसीडर की जाए, और उसके अलावा उसने रिस्क स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सिड साई किम वो भी पढ़ लिए गए हैं और उसे समझा भी दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उसे समझा दिए गए हैं, उसे कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में भी समझा दिया है। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सेबी और एमफी ने बार बार ये चीज भी बोली है और कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा है कि कस्टमर को आपके कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, कस्टमर को आपको सिड साई किम भेजना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए कि स्कीम प्रोफाइल क्या है, स्कीम डॉक्यूमेंट क्या है वो भी बतानी चाहिए, आपको कितना कमीशन मिलता है, कमीशन का स्ट्रक्चर बताना चाहिए। तो वो जरूर आपके यहाँ पे रिटर्न प्रोसेस में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वर्बल प्रोसेस इज नॉट अलाउड। रिटर्न प्रोसेस में आपके पास कहाँ है, तो रिटर्न प्रोसेस में आप कस्टमर से डिक्लेरेशन पे साइन ले लीजिए, और यहां पे आप ये एक और कीजिए कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को ऑथोराइज करते हैं कि ये रिस्क प्रोफाइल कंप्लायंस पर्पस से रिकॉर्ड किया जा सके, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टोर रहे, और यहां पर ये जो भी डिक्लेरेशंस हैं वो कस्टमर आपके लिए दे रहा है और कस्टमर ही आपके स्टोरेज के परमिशन भी दे रहा है। और उसका जो फिर भी एक डिक्लेरेशन में है कि फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो यहां पढ़ रहे हैं वो फिर भी कस्टमर का रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट एडवाइजर, ये चीज ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर इज द इंसिडेंटल एडवाइजर। तो इंसिडेंटल एडवाइजर का मतलब है हमें कस्टमर के रिस्क प्रोफाइलिंग जांचनी है और रिस्क प्रोफाइलिंग के अनुसार उसे कैटेगरी रिकमेंड करनी है। अब कौन सी कैटेगरी उस रिस्क प्रोफाइलिंग को सूटेबल होगी और सूटेबल रिस्क प्रोफाइलिंग उसको रिकमेंड की जाएगी, सूटेबल कैटेगरी, नॉट स्कीम। अब यहां पर एक छोटा सा केच है, क्योंकि कस्टमर कैटेगरी नहीं समझता, जनरली वो सिर्फ स्कीम ज्यादा समझता है, तो आपको वहां पर एक ऑप्शंस देने होंगे किसी भी स्कीम रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम वो भी प्रोसेस में आते हैं। तो आपका तरीका क्या है, सबसे पहले आप रिस्क प्रोफाइलिंग करके स्कोर्स जनरेट कर लीजिए, स्कोर जनरेट करके उसको प्रोफाइल के अनुसार मैप कर लीजिए, यानी एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव, या इससे भी ज्यादा अगर आपने प्रोफाइल बना रखी है तो उस प्रोफाइल के अनुसार उसको मैप कर दीजिए। यानी अगर मान लीजिए 35 नंबर आए हैं तो आप उसको कितना किस अनुसार उसको मैप करेंगे, एग्रेसिव में करेंगे कि मॉडरेट में, वो आप उसको मैपिंग कर लीजिए। अब मैपिंग करने के बाद में आपको असेट एलोकेशन डिफाइन करनी है, यानी एक उसका इक्विटी, डेट, हाइब्रिड में कितना परसेंटेज एलोकेशन आप उसको सजेस्ट करते हैं, ये एक आप एलोकेशन डिफाइन कर दीजिए। हालांकि एलोकेशन मानना या नहीं मानना कस्टमर के ऊपर है, आपका एक सजेशन जरूर होना चाहिए यहाँ पर कि मेरा इक्विटी, डेट और हाइब्रिड के अनुसार मैं कितना मल्टीपल डिफाइन कर सकता हूँ, कितना उसका परसेंटेज एलोकेशन होना चाहिए उस प्रोफाइल के अनुसार। और चौथा यहाँ पर आता है सेलेक्ट सूटेबल फंड। अब यहाँ पे सेलेक्ट सूटेबल फंड का मतलब है एक फंड नहीं, मल्टीपल फंड हो, यानी विद इन दिस कैटेगरी 4-5 फंड हो जो एक अच्छा सूटेबल फंड हो सकते हैं। तो सूटेबल फंड का मतलब है सूटेबल कैटेगरी यहां पर आपको दिखानी है। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर एक एडवाइजरी रिलेशनशिप में आता है। जब किसी कस्टमर को ऑनबोर्ड करता है, कस्टमर से पूरी जानकारी लेता है, उसके परिवार की जानकारी लेता है, उसके पूरे फाइनेंस की जानकारी अगर आती है, एक उसका जब केवाईसी होता है या फिर कस्टमर के साथ में जब बातचीत चालू होती है, तब उसकी एक एडवाइजरी रिलेशनशिप आपके साथ आती है। अब एडवाइजरी रिलेशनशिप क्या चीज है, हालांकि यू आर नॉट एडवाइजर, बट एडवाइजरी रिलेशनशिप का मतलब है आप उसके साथ में रिस्क प्रोफाइलिंग और सूटेबिलिटी, सूटेबल फंड्स आप रिकमेंड कर रहे हैं, रिस्क प्रोफाइल जरूर कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि विदाउट रिस्क प्रोफाइल किसी को भी फंड रिकमेंड नहीं करने हैं। मैंने कई बार ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठा हूं तो हमने वर्बल रिस्क प्रोफाइलिंग कर ली थी, वर्बल क्वेश्चन पूछ लिए थे, बिल्कुल सही है, जनरली क्वेश्चन वर्बल हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास वो रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसीजर है। रिकॉर्ड करने के प्रोसीजर से मीनिंग है आपने कोई एक रिस्क प्रोफाइलिंग असेसमेंट फॉर्म बना रखा है, या फिर हो सकता है आपने कोई भी ऑनलाइन फॉर्म बना रखा है जहां से आपको असेसमेंट से पता चले कि उसका एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल क्या है। अब डिस्ट्रीब्यूटर यहां पर जो दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर इंसिडेंटल एडवाइजर देता है, उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आनी चाहिए।
ये चीज ध्यान रखिएगा। कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे पूछा भी था कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ इंसिडेंटल एडवाइस का मीनिंग है, तो क्या मैं उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लूँ, क्या मैं उसकी और कुछ सारी चीजों की प्लानिंग कर लूँ? तो बिल्कुल नहीं, यू आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, यू आर ओनली द इंसिडेंटल एडवाइजर विच इज मस्ट रिक्वायर्ड ओनली, कि इंसिडेंटल एडवाइजर हो जहां पे सिर्फ आप उसका रिस्क असेसमेंट करके ये चेक कर लीजिए कि वो जो रिकमेंड किए गए फंड है उसको वो सूटेबल है या नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि मोस्ट रिकमेंडेड फंड, जितने भी फंड हैं वो विद इन द रिस्क प्रोफाइल ही हों, विद इन द रिस्क प्रोफाइल। जितने भी फंड रिकमेंड किए जा रहे हैं और जो भी वो फंड रिकमेंड करने के साथ में वो ले भी रहा है, जो कस्टमर ले रहा है, वो विद इन दैट रिस्क प्रोफाइल हो। अब विद इन द रिस्क प्रोफाइल अगर नहीं होगा तो क्या होगा? फिर वो फंड अनसूटेबल फंड की श्रेणी में आएंगे। अब अनसूटेबल फंड होते क्या हैं? अनसूटेबल यानी वो फंड मुझे सूट नहीं करते हैं, वो फंड लेने की मेरी क्षमता नहीं है, वो फंड लेने की मेरी विलिंगनेस नहीं है, वो फंड लेने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, यानी मेरे रिस्क प्रोफाइलिंग के अनुसार वो फंड मेरे लिए सूट नहीं करते हैं, वो अनसूटेबल फंड हो गए। लेट सपोज मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, अगर मुझे आप लार्ज कैप फंड सजेस्ट करेंगे, या हो सकता है इक्विटी मिड कैप फंड सजेस्ट करेंगे, इक्विटी स्मॉल कैप फंड सजेस्ट करेंगे, तो वो मेरे लिए तो सुटेबल नहीं है। तो क्या प्रोसेस क्या होगा? तो ऐसे केस में अगर कस्टमर की विलिंगनेस है कि नहीं उसे लार्ज कैप फंड ही लेना है, उसे मिड कैप फंड ही लेना है, या फिर उसे स्मॉल कैप फंड लेना है, कई बार ऐसे सिनेरियो देखे हैं हमने कि कस्टमर खुद ही आता है और खुद ही बोलता है कि मुझे अपने फंड लेने हैं, मेरे को अपने फंड बताइए। कि मेरा एक कस्टमर आता है और वो बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे स्मॉल कैप सजेस्ट किया है, तो मेरे को तो आप स्मॉल कैप ही दीजिए। अब हो सकता है स्मॉल कैप उसकी कैटेगरी को सजेस्ट सूटेबल नहीं होता होगा, लेकिन ऐसे केस में फिर आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में आप तो आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के अनुसार तो आपको क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइलिंग के अनुसार आप उसको तो स्मॉल कैप दे भी नहीं सकते, और एज पर द सिचुएशन जो हमने रिस्क असेसमेंट किया था तब आप उसको दे भी नहीं सकते थे कि भी मैं अब तो स्मॉल कैप नहीं दूंगा। लेकिन कस्टमर जब इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे स्मॉल कैप मेरे फ्रेंड ने बोला है, और मेरे फ्रेंड के अनुसार मुझे बेटर रिटर्न मिलेगा और मैं जानता हूं, मुझे तो स्मॉल कैप ही लेना है। ऐसे केस में ये कहेंगे हम अनसूटेबल, और ऐसी अनसूटेबिलिटी के केस में आप कस्टमर से ये डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कराइए। डिक्लेरेशन में क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि पर्टिकुलर द स्कीम, और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हर ट्रांजैक्शन के बेसिस पर जो अनसूटेबल हो आपके कस्टमर के लिए, उस अनसूटेबल के केस में ही ये अनसूटेबिलिटी डिक्लेरेशन जो है वो आना चाहिए। अनसूटेबिलिटी डिक्लेरेशन वो किस तरह का होगा? वो आपको ऐसे केस में आपको आपके रिलेशनशिप को बोलेंगे एग्जीक्यूशन ओनली रिलेशनशिप, जहां पर कस्टमर सिर्फ आपसे बोल रहा है कि मुझे सिर्फ वो फंड चाहिए जो फंड मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला है कि भैया मेरे को तो स्मॉल कैप चाहिए, भले ही वो मुझे सूटेबल नहीं होते होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि हो सकता है मैं एग्रेसिव कस्टमर हूं तो मैं डेट फंड ले सकता हूं। डेट फंड इज एवरीवेयर सूटेबल, डेट फंड जनरली वो सूटेबल ही होते हैं, डेट फंड के लिए मुझे अनसूटेबिलिटी नहीं लगती। लेकिन अगर मैं कंजर्वेटिव हूं तो इक्विटी फंड मेरे लिए सूटेबल नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जब इक्विटी फंड मैं ले रहा हूं तो ऐसे केस में हम एग्जीक्यूशन ओनली रिलेशनशिप के लिए जाएंगे। और एग्जीक्यूशन ओनली रिलेशनशिप के लिए क्या होगा? एग्जीक्यूशन ओनली रिलेशनशिप के लिए आपको कस्टमर से एक रिटर्न कंफर्मेशन देनी होगी, या तो आप कस्टमर को दे दीजिए एक रिटर्न कंफर्मेशन कि भैया ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, ये फिर भी अगर आप ले रहे हैं तो मैंने तो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन बता दिए गए हैं, मेरे तरफ से रिस्क प्रोफाइलिंग आपको कर दी थी, यह आपके लिए सूटेबल नहीं हो रहा है, ये बहुत ज्यादा रिस्क है, रिस्क के बारे में भी मैंने बता दिया है। तो आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर उस कस्टमर को ये चीज बोलेंगे, और कस्टमर से एक्नॉलेजमेंट जरूर लेंगे। चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्टेन द क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी कस्टमर से एक्नॉलेजमेंट जरूर लेंगे। विदाउट एक्नॉलेजमेंट आप उसका ट्रांजैक्शन नहीं करें,
या फिर अगर ट्रांजेक्शन कर लिया है तो इमीडिएटली उससे ये ईमेल पर अपनी कंफर्मेशन मंगवा लें, सो डेट आपके यहाँ पर ईमेल में रिटर्न कंफर्मेशन में कहीं पे ये रिकॉर्ड रख लीजिए। अब ये जब रिकॉर्ड रख लेते हैं उसके बाद आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है ऐसे एग्जीक्यूशन ओनली के केस में। इस चीज में ध्यान रखिएगा, इस चीज में दो तरह के डिलेमा है कि आप या तो अपना EUIN मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज द अनदर इशू। आप अगर EUIN मेंशन कर रहे हैं तो भी अनसुटेबिलिटी क्लोज ले लीजिए। कई बार होता है कि अनसुटेबिलिटी क्लोज लेना है या नहीं लेना है, अनसुटेबिलिटी का मतलब ये डिक्लेरेशन लेना है या नहीं लेना है, तो वो ले लीजिए। इन केस अगर कस्टमर को वो फंड सुटेबल नहीं है, यानी वो मॉडरेट है या कंजर्वेटिव है और वो एग्रेसिव फंड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे अनसुटेबिलिटी क्लोज ले लीजिए, अनसुटेबिलिटी लेटर ले लीजिए, या हमारी तरफ से उसको एक कंफर्मेशन दे दीजिए। या फिर हमारे साथ में जब आप ट्रांजेक्शन लगा रहे हैं तो EUIN हटा के डिक्लेरेशन फॉर EUIN कर दीजिए, जो चेकबॉक्स और उसमें कस्टमर के साइन ले लीजिए। जब ध्यान रखिएगा एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में एक EUIN डिक्लेरेशन का टिक बॉक्स जरूर होता है, वहां पे EUIN हटा दीजिए और कस्टमर के वहां पर साइन ले लीजिए। अगर ये भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ब्रोकरेज का इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ऐसे केस में ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में भी आपको अनसुटेबिलिटी लेटर लेना जरूरी है। अनसुटेबिलिटी लेटर आपके पास में होना चाहिए, रिटर्न कम्युनिकेशन होनी चाहिए अनसुटेबिलिटी की, और क्लाइंट की एक्नॉलेजमेंट भी जरूर होनी चाहिए। क्लाइंट से आप कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लेंगे, ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस भी नहीं लेंगे। अगर आपका कोई स्कीम के प्रति कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो भी कस्टमर को बताएंगे कि भैया मेरा इस स्कीम के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ज्यादा कमीशन मिल रहा है या कम कमीशन मिल रहा है, तो ये भी बताएंगे। ओवरऑल ये सब सिनेरियो ये आपको इस तरह के डिक्लेरेशन फॉर्मेट में आ जाता है। डिक्लेरेशन फॉर्मेट मैं आपको अलग से इसका डिस्प्ले भी करूंगा। ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट एक आप भी बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, जहां पर मैंने क्लियर कट लिखना है कि क्लाइंट, और ये हर ट्रांजेक्शन के साथ होगी। ये हर ट्रांजेक्शन के साथ का मतलब होगा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर से कि सॉरी, ये कस्टमर से आएगा लिखा हुआ इस रिटर्न डिक्लेरेशन का मतलब कि कस्टमर को आप ये लिख रहे हैं, या अनसुटेबिलिटी लेटर होगा जहां पर आप एक कस्टमर को लेटर लिख रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं कि ये जो जो फंड हैं आपने ये फंड लिए हैं, कुछ स्कीम लिए, स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी, जो भी लिए हैं, ये परचेज कर रहे हैं या SIP कर रहे हैं, वोटिवर आपका जो ट्रांजेक्शन का मैकेनिज्म है, हो सकता है वो स्विचिंग भी कर रहे हैं तो ऑब्लिक स्विच कर दीजिए, जो भी आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना है। डिस्पाइट ऑफ रिस्क प्रोफाइल अवेलेबल विद अस, जो भी रिस्क प्रोफाइल अवेलेबल है हमारे पास में, हमने कस्टमर को डिस्पाइट ऑफ रिस्क प्रोफाइल अवेलेबल विद अस वी विश टू इन्फॉर्म यू डेट द अबव स्कीम मे नॉट बी सुटेबल टू योर रिस्क प्रोफाइल। इसका मतलब आपकी ये रिस्क प्रोफाइलिंग को सूट नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है कि ये रिस्क प्रोफाइलिंग को सूट नहीं कर रहे हैं, सूटेबल नहीं है आपके लिए। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन आपको क्लियरली भेज रहे हैं। ऑल द रिलेवेंट स्कीम रिलेटेड इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट सिड, साइन और किम एंड एप्लीकेबल रिस्क फैक्टर, ये हमने यानी डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको बता दिए हैं, हमने आपको कस्टमर को बता दिए हैं पूरे। You have also informed that mutual fund investment are subject to market risk. Read all scheme related document carefully. तो आपके केस में यहां पर ये कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो आपको कस्टमर को भेजनी है, यानी कुछ कम्युनिकेशन है आपको भेजनी है। कुछ अपने फंड के नाम होंगे, आपके एक रिस्क प्रॉपर डिस्क्लेमर होंगे, अपने डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्लोजेज होंगे, उसके अलावा कमीशन रिलेटेड भी क्लोजेज होंगे कि कमीशन भी आपने बता दिया है, और अकॉर्डिंग फिर भी जो है कस्टमर अपनी रिस्क को जानते हुए भी वो ले रहा है, वो कस्टमर की विश है, डिस्ट्रीब्यूटर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो इन सबके इन्वॉल्वमेंट के लिए कस्टमर खुद ही लाइबल है। ये हमने कुछ ऐसा डिक्लेरेशन है। आपको लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कुछ क्लोजेज ऐड या लेस करने हैं वो भी छोटे मोटे आप कर सकते हैं। एक अनसुटेबिलिटी कंफर्मेशन ये होनी जरूरी है।
तो अल्टीमेटली एडवाइजरी रिलेशनशिप में एग्जीक्यूशन ओनली का भी रोल बनता है। कई बार कस्टमर हमसे बोलता है कि हमें कौन से फंड लेने हैं, हमें तो स्मॉल कैप लेने हैं, मेरे फ्रेंड ने बोला है, मुझे फला फला सेक्टोरियल फंड लेने हैं, मेरे फ्रेंड ने बोला है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कुछ ब्लॉकेज एरिया भी है, यानी कुछ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होंगे या फिर हो सकता है कुछ मॉडरेट इन्वेस्टर होंगे। तो ये ग्रे एरिया में कहेंगे कि इन्हें आप इक्विटी फंड दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक डिक्लेरेशन जरूर लीजिए। डिक्लेरेशन के साथ में अपने आप को सेफ रखिए, बिकॉज कस्टमर से डिक्लेरेशन आज की तारीख में इसलिए जरूरी है। वर्बल डिक्लेरेशन भले ही आज आपने लिया हो, लेकिन डिक्लेरेशन रिटर्न में इसलिए जरूरी है क्योंकि एमफी के भी कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपने उस कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को ये फंड क्यों सेल किया था, उसका प्रॉपर रीजन बताओ। डिस्पाइट ऑफ द कस्टमर इज ऑलरेडी हैविंग कैपेसिटी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव होने की वजह से भी, लेकिन अगर आपने उसका एग्रेसिव में कर दिया है, तो एग्रेसिव फंड दिए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास डिक्लेरेशन हो। तो आज के लिए रिस्क प्रोफाइलिंग में इतना ही है। और आज आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे यहाँ पर कई सारी सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे कि ट्रेनिंग सर्विसेज हैं, टेक्निकल सपोर्ट्स भी हैं, जैसे कि आपके कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हैं, और इसके अलावा ड्यू डिलिजेंस रिलेटेड प्रोसेस भी मैं कंप्लीट करवाता हूँ। तो आप यहाँ पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये नंबर है जहाँ पर आप इसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।